हेलो गाइज, वेलकम अगेन टू दिस डिस्कशन ऑन क्लास 11th पॉलिटी। ठीक है, अभी अभी मैंने जस्ट ज्योग्राफी का बना के हटा हूँ और मैं सोच रहा हूँ पॉलिटी बना दूँ, क्योंकि हमारा डिस्कशन तो हो चुका है इस चैप्टर के ऊपर। हमारी जो वीडियो है वो डल रखी है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ पर। तो हमें क्या करना है, सिर्फ एमसीक्यू कवर करना है एंड देन इट इज़ फिनिश। आपका जो पेपर है वो 1 दिसंबर 2021 में है इसका। तो मैं सोच रहा हूँ कि जितने क्वेश्चन हो जाए उतना अच्छा है। बाकी चैप्टर बहुत बड़ा है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो यहाँ पे हो जाएंगे। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, मैं नहीं कह रहा कि इतने ही होंगे। ये तो सिर्फ 14 से 15 क्वेश्चन हैं आज जो होंगे 10-12 मिनट के टाइम स्पैन में, या उससे पहले भी हो सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है वो क्या है कि चैप्टर पता होना चाहिए। चैप्टर आप पढ़ लोगे, जो 1 घंटे का वीडियो है, आधे आधे घंटे के 2 वीडियो हैं, वो देख लोगे तो हो सकता है कि आपके जो नंबर आने के ज़्यादा चांसेस बन जाएं। बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं यार। मैं क्या मतलब, कोई भी टीचर जब पढ़ाता है तो वो यही कहेगा कि भाई मेरा पढ़ लोगे तो हो जाएगा, और मैं भी इसी कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि मेरा पढ़ लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने क्या दे रखा है उसमें और क्या पेपर में आ सकता है। ठीक है, सो प्लीज़ एक बार देख लेना, उसके बाद सोचना कि भाई ठीक है या नहीं है। बाकी अभी हम क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, मतलब सेकंड चैप्टर जो है आपकी बुक का। तो बहुत ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। हम बात करें तो कंपैरेटिवली इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन से तो आसान है, उसमें समझने का बहुत ज़्यादा था, इसमें समझने का बहुत कम है। इसमें थोड़ा सा है कि अगर कॉमन सेंस से भी करोगे तो हो सकता है कि हो जाए। ठीक है, हो सकता है कि अब हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं तो इसलिए हमें सिर्फ कॉमन सेंस लगता है। आपने नहीं पढ़ी है तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार पढ़ने वाली तो है, तो कोई बात नहीं, देखते हैं कितना हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि हु डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, आंसर इसमें लोगों को लग सकता है पार्लियामेंट होगा या तो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, नन ऑफ द अबव नहीं हो सकता। ठीक है, जुडिशरी नहीं हो सकता, तो इन दोनों का काम अलग है। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में तुम कंफ्यूज हो सकते हो, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है। लेकिन मैं अगर बात करूँ आपकी, तो सबसे सुप्रीम क्या है इंडिया के अंदर? कॉन्स्टिट्यूशन। हम सब कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए हैं एक तरह से, अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो किसके हिसाब से, मतलब हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूट होती है, बनती है। सो यस, डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है, सो कॉन्स्टिट्यूशन इज द आंसर। सेकंड, द आइडिया फॉर प्रियम्बल इज बोरोड फ्रॉम। तो जो हमारा प्रियम्बल का आइडिया है वो हमने कहाँ से लिया था? तो जैसा कि आप सबको पता है कि यूएसए का जो हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन है वो 200 साल पुराना है ना, 200 ईयर्स। तो सबसे पुराना जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हो सकता है ना कि सबसे पहले हमने जो आइडिया था बेसिकली हमने कहाँ से लिया था? यूएसए से लिया था। मैं आपको बताता हूँ, यूएसए से हमने बहुत सारी चीज़ें ले रखी हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें तो क्या ले रखा है? इंटीग्रेटेड जुडिशरी का आइडिया हमने वहाँ से लिया है। ठीक है, हम बात करें तो हमने थोड़ा सा, हम बात करें फेडरलिज्म का थोड़ा सा चुराया है। तो ये तो बहुत सारी चीज़ें, हम बात करें हमने फंडामेंटल राइट्स वहाँ से लिए हैं। हम बात करें तो हमने प्रियम्बल वहाँ से लिया है, और बहुत सारी चीज़ें हमने यूके से भी ली हैं। तो यूके और यूएस में कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको पहले ही। ठीक है, तो ये चीज़ पढ़ लेना। प्रियम्बल कहाँ से लिया हमने? यूएस से लिया है, ये याद रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो किसकी आती है? विच आर द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास्ड विदाउट वर्चुअली एनी डिबेट। तो बिना डिबेट के इनमें से कौन सी चीज़ें जो हमने ली थी? फंडामेंटल राइट्स पे भी डिबेट हुआ था, डीपीएसपी पे भी डिबेट हुआ था, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे भी डिबेट हुआ था, बट एक ही चीज़ है जिस पे डिबेट नहीं हुआ, एंड दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल सफरेज। मीन्स एनी वन इन इंडिया हु इज लीगल टू वोट, मतलब हम बात करें जिसकी एज है वोट देने लायक। मीन्स पहले एज थी 21 ईयर्स, 18 ईयर्स सॉरी, फिर उसके बाद 21 हुई, फिर 18 हो गई। ठीक है, तो जिसकी जो 18 है मतलब जो मेजर्स में आता है वो विदाउट एनी, हम बात करें तो ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, वो वोट दे सकता है। मतलब कि हम बात करें रिलीजन के बेसिस पे नहीं होगा, कास्ट के, मतलब ब्लैक हो, वाइट हो, छोटा हो, लंबा हो, मोटा हो, पतला हो, वो जैसा भी हो वोट देगा अगर वो 18 से ऊपर का है तो। एंड ही हैज़ टू बी एन इंडियन, मतलब वो एक इंडियन भी होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि कोई भी आके वोट नहीं दे सकता? ठीक है, वो मतलब होना चाहिए इंडियन। नेक्स्ट, इंडिया बोरोड द डीपीएसपीज, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फ्रॉम द, किससे लिया था इंडिया ने वो? तो किससे लिया था भाई, बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। तो हमने डीपीएसपीज लिए थे किससे? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। किससे? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो हमने आयरिश से बहुत कम चीज़ें ली हैं, और जो मेन चीज़ है वो हम बोल सकते हैं कि डीपीएसपीज ही थे। ठीक है, तो डीपीएसपी इज अ काइंड ऑफ सोशल वर्क, मतलब जो करती है, मतलब ये इसके बिना हम रह सकते हैं लेकिन फंडामेंटल राइट्स के बिना हम नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये हमारा एक बात करें तो अलग चीज़ है। ये एनफोर्सेबल नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें नहीं है जो मैंने आपको डिस्कस कर दी थी, दोनों के बीच में डिफरेंस बता चुका हूँ। प्लीज़ जाके वीडियो देख लेना। ठीक है, काम आएंगी, डेफिनेटली काम आएंगी। नेक्स्ट,
कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? देखो अब मैं बात करूँ कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ा सा ये चारों ही अगर मैं आपको डिस्कस करना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि मोरल वैल्यूज उसमें है नहीं, बस ये एक डी ऑप्शन है जो कि आपको लगेगा कि बिल्कुल ही गलत है। बाकी इनमें से प्रिंसिपल भी हम बात करें तो होते हैं, रूल्स भी होते हैं, लेकिन जो सबसे एग्जैक्ट, जो सबसे सही आंसर बनता है वो है ए, कि बेसिक रूल। जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? एक बेसिक रूल है, मतलब बेसिक लॉज हैं जो हैं उसके अंदर। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करना चाहो तो क्या है? इट इज़ अ बुक कंप्राइजेज ऑफ बेसिक लॉज, कि जिसके हिसाब से एक सिटीजन काम करेगा। सो दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ गया? ठीक है भाई। रूल्स मतलब बांधता नहीं है ये हमें, हमें ये आज़ादी देता है, बल्कि क्या, कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ रही है? तो इसलिए हम बेसिक लॉज की तरफ जाएंगे, ना कि रूल्स और प्रिंसिपल की तरफ। नेक्स्ट, A body of fundamental principle according to which a state is constitution is known as, तो a body of fundamental principle जो जिसके हिसाब से एक जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूट होती है। स्टेट जा रहा है, बार बार समझ में आ रहा है ना? स्टेट मतलब क्या होता है? कंट्री होता है यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि हम जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो हम कंट्री को एज ए स्टेट लिखते हैं। समझ में आ रहा है? हम नेशन, कंट्री, ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करते, हम सिर्फ स्टेट यूज़ करते हैं। समझ में आ गया? तो किसके हिसाब से होता है? तो हमें पता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द आंसर। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, ठीक है? लेकिन ऐसा भी नहीं करना कि जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन दिख रहा है भाई चलो यही होगा आंसर, ऐसा नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं है, याद रखना है, मतलब देख के लिखना है वो भी। हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाया है? हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया था? नहीं। किंग ऑफ इंग्लैंड ने? नहीं। इंडियन पार्लियामेंट में? नहीं। इंडियन पार्लियामेंट तो बना ही नहीं था ना उस टाइम पे, तो बनाया कैसे होगा? सो आंसर इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 8 असेंबलीज थी। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी थी हम बात करें तो? ड्राफ्टिंग कमेटीज बोल सकते हैं ना, सॉरी 8 कमेटीज थी इसके अंदर, सॉरी, ठीक है? तो इस तरीके से चलता है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी थी? ड्राफ्टिंग कमेटी। भाई मुझे कमेटीज का चेक करके दिखाना, शायद 8 कुछ और थी कमेटीज। मुझे बताना कि हाउ मेनी कमेटीज आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हाउ मेनी कमेटीज आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है यार, प्लीज़ बता देना मुझे ना, मुझे एग्जैक्टली सच में नहीं पता एग्जैक्ट नंबर। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। क्यों कहा? सॉरी, फादर ऑफ नेशन महात्मा जी थे। ये कौन थे? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनको क्यों कहा जाता है ये भी मैंने आपको वीडियो में बताया, जानना चाहते हो तो प्लीज़ देख लो एक बार, समझ जाओगे। नेक्स्ट, इंडिया बोरोड द प्रोविजन ऑफ द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। पता है ना फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम? पढ़ा होगा, FP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ठीक है? FPTP। तो इसकी ये जनरल इलेक्शन जो होते हैं ना, जनरल इलेक्शन जो होते हैं, ये किस तरीके से होते हैं? फर्स्ट पास द पोस्ट से। PR भी होता है हमारा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन में सब डिस्कस हुआ है, कितने तरीके से हम बात करें तो इलेक्शन हो सकते हैं। तो जो हमने ये FPTP लिया था, ये कहाँ से लिया था? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। क्योंकि जो हम बात करें ब्रिटिश था वहाँ पे, उस टाइम पे किस तरीके से इलेक्शन हो रहे थे? FPTP से। तो हमने भी वही चुना। हमने क्यों चुना? सब चीज़ें डिस्कस हुई हैं चैप्टर नंबर 3 में, तो प्लीज़ यार देख लो, ठीक है? इतने आलसी मत बनो, ठीक है? बात आती है द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर, क्या वो डायरेक्टली इलेक्टेड थे? नहीं। क्या वो नॉमिनेटेड किए गए थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा? नहीं। क्या गवर्नर जनरल ने, या फिर हम बात करें तो गवर्नर्स ने किया था अपॉइंट? नहीं। ये क्या थे? इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। इनडायरेक्टली मतलब जो, जैसे हम बात करें प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंसेस थे हमारे पास, है ना, तो उनके क्या थे? उन्होंने नॉमिनेट किया था, उनके हेड ने, एक तरह से हम बात करें, नॉमिनेट किया था, ठीक है? तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, डायरेक्टली नहीं थे। इनडायरेक्टली मतलब हमने किसी को चुना, पीपल्स ने किसी को चुना, ठीक है? और फिर उसने किसी को चुना, ठीक है? तो वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट इलेक्शंस हो गया। जैसे हमने किसको चुना है, हमारे हमने अभी किसको चुन रखा है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। अब वो जो भी करेगा वो क्या करेगा? वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, समझ रहे हो? हम वाइस प्रेसिडेंट क्या है? इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। हमने तो डायरेक्ट नहीं चुना ना प्रेसिडेंट को, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वही उस तरीके से क्या था? ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। अब पार्लियामेंट गेट्स टू डिसाइड अबाउट, जो पार्लियामेंट है वो किसके बारे में डिसाइड करता है? क्या जुडिशरी के बारे में करता है? आप पढ़ोगे, जुडिशरी इज इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट। जुडिशरी के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है? उनके पास पावर्स अलग से हैं, ऐसा नहीं लेकिन भाई वो बिल्कुल ही सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, पार्लियामेंट डिसाइड नहीं कर सकता जुडिशरी के बारे में। तो यहाँ भी जुडिशरी आ गया, तो ये भी गलत, ये भी गलत। और नन ऑफ द अबव हो सकता है क्या? नहीं। तो आंसर क्या है? B है, ठीक है? लॉज एंड पॉलिसीज के बारे में डिसाइड करता है पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन मे बी द लास्ट पेज है ये, है ना? नहीं, अभी और है। सो विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन सा है जो फंक्शन नहीं है किसका?
कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो इट गिव्स अ गारंटी ऑफ राइट, यस गारंटी देता है। इट मार्क्स आउट डिफरेंट स्पेयर्स ऑफ पावर फॉर डिफरेंट ब्रांचेस, यस एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर एंड जुडिशरी, ये तीनों की पावर्स को सेपरेट करता है। इट इंश्योर्स दैट गुड पीपल कम टू पावर, नहीं, और ये एक्सप्रेशन भी देता है। तो क्या ये इंश्योर करता है कि गुड पीपल ही पावर में आएंगे? ऐसा तो नहीं है भाई, खराब लोग भी कभी कभी पावर में आ जाते हैं, ठीक है। मैं नहीं कह रहा अभी वाले खराब हैं या पहले कोई खराब था, लेकिन हाँ, हमेशा गुड पीपल नहीं आते। हमें पता है इलेक्शन से कभी कभी क्या होता है कि जो हम बात करें जो फेयर प्ले है वो हो नहीं पाता है, ठीक है। फेयर प्ले मतलब कि जो अच्छा है वो जीत नहीं पाता है, जो दूसरे जो खराब लोग भी होते हैं, मतलब जो किसी और मकसद से आते हैं पावर में, वो भी जीत जाते हैं। तो इट इंश्योर्स दैट गुड पीपल कम टू पावर इज द आंसर। ये जो है ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन की सही ऑप्शन है ना। नेक्स्ट, द वर्ड दैट डज नॉट अपीयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो वर्ड, इनमें से कौन सा वर्ड है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है? सॉवरन है, दैट वी आर अ सॉवरन कंट्री। फेडरल कंट्री भी है हम, हमारे अंदर भाईचारा भी है, फ्रेटर्निटी भी है हमारे अंदर, रिपब्लिक भी है। तो हमारे अंदर सब कुछ है क्या, बताइए। सो वी आर नॉट अ फेडरल कंट्री अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये नहीं है, ठीक है। तो बी इज द आंसर। क्यों? सॉवरन लिखा हुआ है साफ साफ, है कि नहीं? फ्रेटर्निटी लिखा हुआ है, रिपब्लिक भी लिखा हुआ है, बट वी आर नॉट फेडरल। फेडरल मेंशन्ड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन हम काम करते हैं फेडरल की तरह। इसलिए हो सकता है कि किसी को कुछ गलत लाना गया और बोले कि क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन सही है, बट क्या है कि फेडरल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, बाकी तीनों चीजें लिखी हुई हैं। इन नेपाल द मल्टी पार्टी सिस्टम गेट स्टार्टेड आफ्टर द ईयर। इनमें से कौन से साल के बाद जो है उसमें मल्टी पार्टी सिस्टम अनाउंस हुआ था नेपाल के अंदर? सो दैट इज 1990। मोनार्कियल सिस्टम था ना। तो जब वर्ल्ड से प्रेशर आया तो उसके बाद क्या हुआ, नेपाल ने भी क्या बोला कि ठीक है अब हम इलेक्शन लड़वा सकते हैं, लेकिन जो पावर है वो अभी भी किसके पास है? वहाँ पे मोनार्क के पास ही है, ठीक है। सॉरी। अब बात आती है किसकी? द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फॉल अंडर। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किसके अंडर है? दैट इज आर्टिकल 19 के अंदर क्या आता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। 18 किसके बारे में? 18 है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में। मतलब कोई भी अपने हिसाब से टाइटल नहीं लगा लेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम आजकल की बात करें तो कोई भी अपने आगे प्रधान लगा लेता है, ठीक है। कोई ठाकुर लगा लेता है, कोई कुछ भी लगा लेता है ना, मतलब अपने हिसाब से कोई कुछ भी लगा लेगा, मंत्री लगा लेगा, ठीक है। तो वो सब नहीं लगा सकते हो। तो एबोलिशन ऑफ टाइटल, एक्सेप्ट एकेडमिक और मिलिट्री। अगर आपने एकेडमिक्स में आपने पीएचडी हासिल किए तो आपको डॉक्टर लगाना पड़ेगा, वो आप लगा सकते हो खुद से, लेकिन ऐसे खुद से कुछ नहीं कर सकते कि भाई जैसे कोई है तो बोल देगा खुद को प्रधान हूँ मैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, नॉर्मल है। 16 इज प्रोहिबिशन ऑफ अनइक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो भी है प्रोहिबिशन ऑफ इनइक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट, मतलब सबको एक, मतलब प्राइवेट जो है उसमें नहीं, लेकिन पब्लिक में, मतलब हम बात करें सरकारी दफ्तरों में सबको क्या मिलेगा? इक्वल तरीके से जॉब मिलेगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर वगैरह, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें। 17 किसके बारे में? प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी, तो अनटचेबिलिटी, छुआछूत, इसमें हमने क्या किया? बैन कर दी थी एक तरह से हम बात करें तो, ठीक है। तो ये सारे उसके बारे में। आपको 15 भी पता होना चाहिए, आपको 14 भी पता होना चाहिए, सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो पता होना चाहिए। आपको आगे का ही पता होना चाहिए सारे, एटलीस्ट फंडामेंटल राइट्स तो सारे याद होने चाहिए आपको, ठीक है। तो वो इसी का हिस्सा है। नेक्स्ट खत्म। तो इतने ही क्वेश्चन बन सकते थे, इंपॉर्टेंट तो मैंने बना दिए, एक्स्ट्रा भी बहुत कुछ बता दिया था। सो थैंक यू, एंड प्लीज़ यार शेयर कर देना दोस्तों के साथ जो भी है, और हो सके तो जितने भी दोस्त हैं स्कूल में, ट्यूशन में या बाहर जितने भी हैं जो 11th में कर रहे हैं, जिनका पेपर है, उनको शेयर कर दो, उनका भी भला हो जाएगा एंड आपका तो हो ही गया है क्योंकि देख लिया ना। सो थैंक यू एंड बाय बाय।